इंसान जब अपने चारों तरफ से परेशानियों से घिरता है तो उसी परेशानियों को दूर करने के लिए एक जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, लेकिन वह गलत फैसला जो होता है उस इंसान के लिए खुद मुसीबतों का एक पहाड़ बन जाता है, जिसकी वजह से उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाता है। आज के घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक व्यक्ति होता है अपने मुसीबतों को इस तरह मोल ले लेता है कि जिसकी वजह से एक महिला ही इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन जब लोगों के कानों में सच्चाई निकल के आती है, इसे सुनने के बाद लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ीबाज चैनल पे मैं स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हैं और पहली बार आए हुए हैं तो एक बार जाकर आप अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी वजह से आज ये जो वीडियो है इम्पोर्टेंट होने के नाते काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक मध्य प्रदेश और उसी का जाना माना शहर पड़ता है इंदौर, और ठीक उसी में ही एयरड्रोस एक रोड पड़ता है। उसी रोड पर एक किसड़ाबाग कॉलोनी पड़ता है। उसी कॉलोनी में रहने वाले मनोहर पंचाल होते हैं। उनकी अपनी पत्नी किरण पंचाल होती है। मनोहर पंचाल अपने ही ज़िले के जो जज होते हैं उन्हीं का मौके पर कार ड्राइवरिंग का काम करते थे, जिसकी वजह से मनोहर पंचाल की जो जज होती है अपने एरिया में तौर तरीके से होती है। सिर्फ मनोहर पंचाल का एक इकलौता बेटा होता है, कमलेश पंचाल, अब जिसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास होती है। कमलेश की अपनी पत्नी भी होती है पिंकी, जिसकी उम्र लगभग 22 साल के आसपास होता है। लेकिन कमलेश जो होता है इधर अपनी जिम्मेदारियों को भरपूर समझता था, जिसकी वजह से वह मौके पर एनजीओ की तरफ से स्वरोजगार योजना में काम दिलाने, बेरोजगार युवकों को काम दिलाने का काम करता था, जिसकी वजह से उसके पास काफ़ी सारे मुनाफे आ जाते हैं, और उसी मुनाफे से उसके परिवार का और साथ में उसके पत्नी का और साथ में अपनी ज़िंदगी का खर्चा बर्चा तौर तरीके से चल पाता था। तभी मैं बात कर रहा हूँ 17 फरवरी का ही दिन होता है, तो वही शाम का लगभग 4 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो उसी वक्त मनोहर पंचाल का ही एक अपना भांजा होता है, अब राहुल, मौके पर उसके घर कुछ शादी का फंक्शन होता है। उसी का कार्ड देने के लिए अपने मामा के घर मौके पर पहुंचता है। पहुंचने के बाद उसको पूरी तरह से ध्यान आ जाता कि हमारी जो मामा है मौके पर वह ड्राइवरिंग के लिए गए होंगे, और हमारी जो अपनी मामी है किरण अपने ही मायके बड़नागर का एक गांव पड़ता है लोहाना गांव, उसी गांव में गई होगी। और साथ में अब इधर मनोहर का अपना जो बेटा होता है कमलेश भी वहाँ पर मौके पर ड्यूटी पर इधर उधर होगा। यही सब सोच साझ कर वह सोच लेता है कि चला जाए, तब भी न्योता देकर वहाँ से तुरंत अपने काम पर पहुँचा जाए। अब राहुल जैसे ही अब दरवाजे की तरफ उनके बढ़ता है तो देखता है चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। सन्नाटे को देखकर उसी समय राहुल सोचने लग जाता कि हो सकता है इस समय घर में हमारी जो मेरी भाभी है और पिंकी भी ना हो। लेकिन वह जैसे ही घर के किनारे जाता है तो देखता जो मेन दरवाज़ा है मौके पर खुला हुआ है। अंदर दाखिल हो जाता है तो जो दरवाज़ा है उसी के साइड में एक और दरवाज़ा जो अंदर की तरफ जाता है, वहीं पर खड़ा हो जाता है। काफ़ी बार बार आवाज़ लगाता, लेकिन अंदर से किसी का रिस्पॉन्स नहीं आता है। लेकिन वह सोच लेता है कि अंदर कोई ना कोई ज़रूर होगा, जिसकी वजह से वह बार बार आवाज़ लगाता है। लेकिन ना उसकी भाभी कोई आवाज़ देती है, ना इधर कमलेश कोई आवाज़ देता है, ना उसकी कोई जानने पहचाने वाले भी इस बात को सुन के आवाज़ देते हैं। अब राहुल काफ़ी ज़्यादा वही हताश हो जाता। हताश होने की वजह से दरवाजे के करीब जाता, 1-2 बार कुंडी पर हाथ जैसे मारता है तो दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। राहुल बड़े अचंभे पड़ जाता है कि आखिर आवाज़ इतनी देर से हम लगा रहे थे, तो आखिर दरवाज़ा अंदर जब कोई व्यक्ति है तो दरवाज़ा क्यों नहीं खोला।
लेकिन राहुल अपने पैर बड़े तेज़ी से अंदर बढ़ाता है और जब अंदर बढ़ाता है तो बेडरूम की तरफ जाता है तो देखता चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन कुछ सामान देखता है, जो कपड़े होते हैं इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। उसके मन में काफ़ी तरह के डरावने ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। तो उसी वक्त राहुल जो होता है किचन की तरफ बढ़ जाता है, लेकिन किचन में जो नज़ारा देखता है पूरी तरह से दंग सा रह जाता है। वहीं राहुल के होश हवास खो सा जाते हैं, क्योंकि किचन में उसका अपना जो ममेरा भाई होता है कमलेश और ममेरी जो भाभी होती यानी कि कमलेश की अपनी पत्नी पिंकी पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में वहीं फर्श पे पड़ी होती है। लेकिन उसी पिंकी के ऊपर इधर कमलेश भी पूरी तरह से अचेत पड़ा होता है। यह नज़ारा देखता है, देखने के बाद राहुल वहीं चीख पड़ता है और चीख कर तुरंत अपने यार दोस्तों के पास फ़ोन कर देता है और साथ में एम्बुलेंस को भी उसी समय जानकारी दे देता है। लेकिन जैसे कुछ मिनट बीतने के बाद उस इलाके के जो लोग होते हैं मौके पर मनोहर के घर में दाखिल हो जाते हैं। सभी लोग खड़े हो जाते हैं और वहीं खड़े होकर पिंकी और साथ में कमलेश के तौर तरीके से निरीक्षण करना शुरू कर देते हैं। तभी कुछ मिनट बीतने के बाद वहाँ अब इधर राहुल के जानने पहचानने वाले भी यार दोस्त पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर पता चलता कि अभी तक जो होता है एम्बुलेंस नहीं आया। लेकिन इधर राहुल अपने दोस्तों का सहारा लेने के बाद अब पिंकी के करीब जाता है। लेकिन पिंकी की जो बॉडी होता है, लेकिन पिंकी के जो नब्ज होते हैं, जब इधर राहुल के दोस्त टटोलते हैं तो पता चलता है कि पिंकी की मौत तो हो चुकी है। लेकिन ठीक उसी के ऊपर पड़ा होता है पिंकी का अपना पति कमलेश, जो पूरी तरह से उन लोगों को यकीन हो जाता है कि कमलेश के अंदर अभी भी हलचल मची हुई है। लेकिन उनके मन में शंकाएं बैठ जाती कि बस करो, इधर कमलेश बेहोशी की अवस्था में है। तो उसी वक्त इधर राहुल के जो दोस्त होते हैं कमलेश को एक कार में लेते हैं। लेने के बाद ठीक अपने ही एक अस्पताल होता है प्राइवेट, वहीं पास लेकर वहीं पहुंच जाते हैं। लेकिन डॉक्टर जैसे ही कमलेश को देखने के बाद उसका वहीं पर इलाज दिलाज शुरू कर देते हैं। कुछ ही बनता है बीतने के बाद अब इधर राहुल को पता चलता है कि असल में कमलेश के जो शरीर है पूरी तरह से स्वस्थ है, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन राहुल को यकीन नहीं होता है कि कमलेश के साथ कुछ ना कुछ ना हुआ हो। इसीलिए अपने दोस्तों को साथ लेता और लेकर CHL अस्पताल लेकर पहुंच जाता है। लेकिन उसी समय अस्पताल के जो डॉक्टर होते हैं इस मामले को गंभीर भी देख लेते हैं और अपने नज़दीकी पुलिस थाने में फ़ोन कर देते हैं। वहां की थाना प्रभारी होती है मंजू यादव। अब जैसी खबर पाते हैं, खबर पाने के बाद भी उसी समय अब घटनास्थल पर पहुंचते हैं। लेकिन घटना जब पहुंचते हैं तो वहां काफ़ी लोगों का भीड़ लगा हुआ होता है। अब मंजू यादव अपने पुलिसकर्मियों को लेकर किचन की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पिंकी का डेड बॉडी पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में किचन में पड़ी हुई है। पुलिस की जो टीम होती है घटनास्थल का तौर तरीके से निरीक्षण करती है। लेकिन दूसरे साइड में देखती है एक सफ़ेद कलर की नुकीला हथियार जो होता है टूटी अवस्था में पड़ा होता है। थाना प्रभारी उस हथियार को अपने कब्जे में लेते हैं। लेने के बाद जब देखते हैं उनको भी ध्यान आ जाता है कि इसी हथियार की मदद से पिंकी को मौत की नींद सुलाया गया है। पुलिस की टीम दूसरी तरफ एक और नुकीला हथियार पा जाती है जो पूरी तरह से खून से लथपथ होता है। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो, पिंकी ने हत्यारे से अपनी प्राण की रक्षा के लिए काफ़ी तरह के मदद की भीख मांगी होगी। लेकिन हत्यारे जो हैं पिंकी पर कतई रहम की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी होगी। लेकिन पुलिस की टीम जब घटनास्थल का निरीक्षण करती है, निरीक्षण करने के बाद पुलिस की टीम देखती है कि एक अलमारी हो जाए जो पूरी तरह से खुला होता है। पुलिस की टीम को भी शंकाएं होने लग जाती कि हो सकता है घर के अंदर चोर दाखिल हुए और लूटपाट के इरादे से इधर पिंकी की बेरहम तरीके से हत्या कर दी गई हो। पुलिस की टीम जब निरीक्षण कर ही रही होती है तो उसी समय एक सिपाही की जो नज़र होती है बेड होता है, बेड के नीचे पहुंच जाता है तो वहां पर काफ़ी सारे गहने रखे होते हैं। पुलिस की टीम उन गहनों को अपने कब्जे में लेती है। लेकिन गहने पर देखा जाता है काफ़ी सारे ब्लड के धब्बे लगे होते हैं। पुलिस की टीम समझ जाती है कि बस करो, जो हत्यारा होगा वह सिर्फ लूटपाट के इरादे से घर के अंदर दाखिल हुआ होगा। तो उसी वक्त फोरेंसिक टीम भी पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद डॉक्टर होते हैं। अब डॉक्टर उस गहने को अपने कब्जे में लेते हैं और उसी समय निरीक्षण के लिए अपने
प्रयोगशाला में अब भेज देते हैं। लेकिन पुलिस की टीम वहाँ खड़े जितने भी लोग होते हैं उनसे पूछताछ शुरू कर देती है। तभी उसी बीच अब इधर जो होता है मनोहर पंचाल भी पहुँच जाते हैं, और जब पहुँचते हैं तो अपनी बहू पिंकी को देखते हैं काफ़ी तरह से चीख चिल्लाने लग जाते हैं। थाना प्रभारी अब इधर मंजू यादव जो होते हैं मनोहर पंचाल से पूछने लग जाते हैं कि आखिर क्या लग सकता है कि आपकी बहू के साथ या आपके बेटे के साथ इस तरह के रहस्य में हत्या कौन कर सकता है। मनोहर पंचाल जब यह बात मंजू से सुनने के बाद कहने लग जाते कि साहब, हमारी बहू जो होती है इधर पिंकी बड़े नेक दिल की थी। हम अपने बहू को अपने घर में काफ़ी मान सम्मान से एक बेटी की तरह रखते थे, उसके लिए घर में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। हमें साफ यकीन नहीं हो रहा कि हमारे घर में सिर्फ चोरी के इरादे से हमारी बहू के साथ इस तरह की हरकत की गई हो। पुलिस की जो टीम होती है इधर मनोहर से कहने लग जाती है कि एक बार अपने घर की आप तौर तरीके से तलाशी ले ले, तो हो सकता है चोर कुछ ना कुछ आपके घर से ज़रूरी सामान चुरा के ले गया हो, उसकी वजह से इधर पिंकी की हत्या की जा चुकी हो। मनोहर यह बात जब सुनने के बाद अपने कमरे के तौर तरीके से अब जाकर निरीक्षण भी करते हैं। जब निरीक्षण करते हैं उनको यकीन हो जाता है कि साहब, हमारे घर में चोरी के इरादे से पिंकी की हत्या नहीं की गई है, बल्कि उसकी हत्या जो होती है सोची साजिश समझ के तहत की गई है। थाना प्रभारी और मंजू जो होते हैं मनोहर की बात को भी बड़े ध्यान से सुन लेते हैं। उनको भी यकीन हो जाता कि बस करो, इधर मनोहर के घर में कोई उनका करीबी व्यक्ति ही दाखिल हुआ होगा। वही व्यक्ति जो होता है पिंकी के साथ मिलकर इस तरह की, और वही व्यक्ति पिंकी के साथ इस तरह की हत्या जैसी कारनामा को अंजाम दिया होगा। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है सबसे बड़ी जो मकसद होता है, जो सुराग का जो सबसे बड़ा रहस्य बनने का कारण बनता है, वह कोई और नहीं होता बल्कि पिंकी का अपना पति कमलेश होता है, जो मौके पर अस्पताल में बेहोशी की अवस्था में अभी जूझ रहा होता है, क्योंकि डॉक्टर द्वारा पता चलता कि वह आईसीयू में भर्ती है। थाना प्रभारी जो होते हैं अब उसी समय घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद अब पिंकी की डेड बॉडी को अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में पोस्टमार्टम के लिए भेजवा देते हैं। भेजवाने के बाद पुलिस की एक टीम होती है, वह टीम जो होती है अब उसी वक्त जिस अस्पताल में कमलेश भर्ती होता है उसी अस्पताल में पुलिस की टीम पहुँचती है। पहुंचने के बाद वहां के डॉक्टर से मुलाकात किया जाता है, तो डॉक्टर के द्वारा पता चलता है कमलेश की जो अवस्था है पूरी तरह से स्वस्थ है। उसके शरीर के अंदर कोई भी ऐसी अनहोनी वाली घाव नहीं दिखा रहे जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो। लेकिन डॉक्टरों द्वारा बताए हुए बात जो होते हैं वहाँ थाना प्रभारी अब इधर पिंकी यादव, थाना प्रभारी अब मंजू यादव को भी लगने लग जाता कि हो सकता है घटनास्थल पर विदारक रहस्य को देखकर इधर कमलेश बेहोशी की अवस्था में आ गया, जिसकी वजह से बार बार अब बेहोश हो रहा है। पुलिस की जो टीम होती है वहाँ से खाली हाथ लौट आती है। लौट आने के बाद पुलिस की टीम सबसे पहले इधर कमलेश और साथ में पिंकी के बैकग्राउंड के बारे में जानकारी लेने के लिए लग जाती कि आखिर क्या कारण हो सकता है कि पिंकी की हत्या इस तरह से की जा सकती है। इधर मंजू यादव जो होती है अपनी टीम को लेती है और लेने के बाद उसी वक्त अब इधर जाकर किसड़ा बाग कॉलोनी में पहुंचते हैं, और जब पहुंचती है तो काफ़ी लोगों से वहां पूछताछ किया जाता है। और जब पूछताछ किया जाता है तो इधर जो होता है अब कमलेश के बारे में पुलिस के सामने काफ़ी चौंकाने वाली सच्चाई निकल के आती है। तरह तरह की पुलिस की टीम जब सुनती है सच्चाई चौंक सी जाती है। तो पता चलता है कमलेश और पिंकी की जो शादी होती है मात्र 9 महीने पहले हुआ होता है। इससे पहले जो होता है कमलेश जब बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था तो उसी वक्त अपने ही कॉलेज में मौके पर नाटकगिरी का काम करता था, और नाटक में काफ़ी ज़्यादा अव्वल होता है, जिसकी वजह से उसे नाटक का सम्राट भी कहा जाता। बोल चाल में इस तरह उसके लफ्ज़ होते थे, जिसकी वजह से उसके बहकाव में काफ़ी सारी युवतियाँ आ जाती है, और इस तरह युवतियाँ आ जाती जिसकी साथ वह दोस्ती करता उसके साथ ज़रूर प्रेम प्रसंग चला लेता। लेकिन बात यहाँ तक लोगों के द्वारा नहीं रुकती है। तो पता चलता है कि शादी के बाद जाकर एनजीओ में काम करने लग जाता, वहाँ स्वरोजगार योजना के तहत लोगों को रोजगार दिलाना शुरू कर देता है। और उसी स्वरोजगार योजना में काफ़ी सारी युवतियाँ भी जुड़ जाती हैं। जुड़ने के बाद उनके मौके का फ़ायदा उठाना इधर जो होता है कमलेश शुरू कर देता है और उनसे फ़ोन पर बात करने लग जाता है, और उनके साथ भी प्रेम प्रसंग भी चला लेता है, जिसकी वजह से पता चलता है कि कमलेश एक सीधा साधा युवक नहीं था बल्कि एक रंगीला किस्म का युवक था।
जो लड़कियों को अपने करीब लाने का शौक़ रखता था। पुलिस का जो शंका होता है इधर कमलेश के ऊपर और बढ़ जाता है। बढ़ने की वजह से पुलिस की जो टीम होती है कमलेश का मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल निकाल लेती है। उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन में निकाला जाता है और जब CDR डिटेल निकाला जाता है तो पता चलता पुलिस के सामने सच्चाई एक चौंकाने वाली कि असल में 1 साल के अंदर कमलेश के मोबाइल के द्वारा लगभग 24,000 ज़्यादा से कॉल और साथ में कई हज़ार से ज़्यादा SMS किए जा चुके होते हैं। लेकिन पुलिस जब उन CDR नंबर के बारे में और जानकारी लेती है जो लास्ट महीने में होता है तो उसमें एक नंबर निकलता है एक अनजान युवती का। पुलिस की टीम उस अनजान युवती के मोबाइल नंबर के बारे में जब जानकारी लेती है तो पता चलता है बाढ़ गंगा की मोहल्ले की रहने वाली एक युवती है। उसी युवती के साथ कमलेश पंचाल का काफ़ी महीनों से प्रेम प्रसंग चल रहे हैं और इसकी जानकारी पिंकी को थी, जिसकी वजह से इधर पिंकी और कमलेश के बीच कई बार झगड़े तकरार हुए थे। पुलिस की टीम समझ जाती कि आखिर माजरा क्या है। सारा का सारा जो शंका होता है कमलेश पंचाल के ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त बिना टाइम लगाए जिस अस्पताल में इधर कमलेश पंचाल भर्ती होता पुलिस की टीम उसी अस्पताल में थाना प्रभारी सहित पहुंच जाती है। और मंजू यादव जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल होते हैं उसी समय वहां उसकी अपनी मां होती है किरण पंचाल। महिला अधिकारी जब किरण पंचाल को देखते पूछने लग जाते हैं तो किरण पंचाल कहने लग जाते कि साहब हमारा जो बेटा है वह बार बार घटना स्थल वृद्ध दर्शक को सोच कर बेहोश हो जा रहा है। पुलिस की जो टीम होती है डॉक्टर से मिलती है। जब डॉक्टर से मिला जाता है तो पुलिस के सामने यही रहस्य निकल के आता है कि इधर जो होता है सिर्फ एक बेहोशी का नाटक किया जा रहा है कमलेश की तरफ से, क्योंकि वह एक नाटकगिरी का सम्राट है। पुलिस को शंका हो जाता है कि बस करो, यह नाटकगिरी पूरी तरह से हमारे सामने दिखा रहा है। इसीलिए थाना प्रभारी मंजू यादव थाने लौट आती है। लौट आने के बाद एक टीम गठित करती है। वह भी उसी समय ठान लेती है कि जिस तरह नाटकगिरी का सम्राट है इधर कमलेश पंचाल को कहा जाता है, ठीक उसी नाटकगिरी में हम जाकर अब कमलेश को फंसाएंगे। और यही इधर चाल जो होता है पूरी तरह से थाना प्रभारी अब मंजू यादव चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। तभी मंजू यादव के सामने जो होता है उस गहने के बारे में एक और सच्चाई निकल के आती। पता चलता उस गहने पर जो ब्लड लगा हुआ था, जो फिंगरप्रिंट पड़े होते हैं, वह फिंगरप्रिंट सिर्फ कमलेश के होते हैं। पुलिस की टीम के जो शंके होते हैं और पूरी तरह से पुख्ता बन जाते। बनने के बाद पुलिस की टीम बिना टाइम गंवाए इधर दोबारा उसी अस्पताल में पहुंचती है। लेकिन पुलिस की टीम जैसे ही कमरे में दाखिल होती है तो पता चलता है वहां पर इधर कमलेश पंचाल बेहोशी का नाटक करते हुए बेहोश हो जाता है। लेकिन वहां पर मंजू यादव जो होती हैं अपने सिपाही को पहले से इस नाटक के प्लान में शामिल कर चुकी होती हैं। लेकिन उसी वक्त मंजू यादव अपने जेब से एक मोबाइल निकालती है जिसका ऑडियो मौके पर ऑन कर देती है, यानी कि रिकॉर्डिंग पे लगा देती है। और वो वही मोबाइल ले जाकर आराम से जिस बेड पर अब इधर कमलेश लेटा हुआ था ठीक उसी के साइड में उस मोबाइल को रख देती है। फिर सिपाही को ऑर्डर देती है कि जो पर्दा होता है उसी के पीछे जाकर आराम से छिप जाता है और वीडियो रिकॉर्डिंग अपना ऑन कर लेता है। तो उसी वक्त मंजू यादव जो होती हैं किरण पंचाल से मिलती कहने लग जाती, जब भी आपको अपने बेटे को होश आते हुए आभास हो तुरंत हमें इस चीज़ की जानकारी दिया जाए, क्योंकि हम आपकी बहू की हत्या के बारे में अहम सुराग जो था आपके बेटे से ले पाएंगे। यह बात कहकर वहाँ थाना प्रभारी मंजू जो होते हैं उसी समय बाहर निकल जाती है। लेकिन जैसे कुछ मिनट बीतता तो उसी वक्त किरण पंचाल अब बाहर से अपने बेटे के कमरे पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद इधर जो होता है कमलेश अपनी नाटकगिरी छोड़कर दंदना कर बैठ जाता है। लेकिन वहाँ सिपाही जो था पूरी अपनी आंखों के सामने नज़ारा देख रहा होता है। अब इधर कमलेश जो था अपनी माँ से पूछने लग जाता है कि माँ जी, जो पुलिसकर्मी आए थे क्या वह चले गए? अब यह नज़ारा देखकर सिपाही कर्मी समझ जाता है कि बस करो, पूरी तरह से नाटक दिखा ही रहा होता है। अपनी माँ से कुछ ऐसी बात करता है जो पूरी तरह से वहाँ पर रखे हुए मोबाइल में रिकॉर्ड हो जाता है।
सिपाही कर्मी उसी समय मंजू यादव मैडम को एक मिस कॉल देता है। मिस कॉल देते ही घर के अंदर तड़ाकर मंजू यादव दाखिल हो जाती हैं। लेकिन कमलेश पंचाल जैसे मंजू को देखता है तो उसी समय फिर नाटक करके बेहोश हो जाता है। लेकिन इधर थाना प्रभारी बेड के पास पहुंचते मोबाइल को लेने के बाद तुरंत वही जो रिकॉर्डिंग होता है इधर सुनाना अब मनोहर को इधर सुनाना कमलेश को शुरू कर देते हैं। लेकिन कमलेश जब सुनता पूरी तरह से उसके जो होश और हवास होते हैं खन्ना सा हो जाते हैं। वह समझ जाता है कि पुलिस के बहकावे में हम आ चुके हैं। लेकिन तब भी पुलिस को वहाँ उलझाने के लिए भरपूर कोशिश करता है। तो उसी वक्त वहाँ के थाना प्रभारी जो होते हैं अस्पताल से कमलेश पंचाल की छुट्टी लिवा लेते हैं। लिवाने के बाद अपने ही थाने में पहुँचते हैं और वहीं उससे पूछताछ शुरू किया जाता है। जब पूछा जाता है तो एक उलझाने वाली कहानी जो होता है थाना प्रभारी को सुनाना शुरू कर देता, कहने लग जाता है कि हमारे ही इलाके में 3-4 दिन से 2 नवाबपोशी व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से हमारे इर्द गिर्द घर का चक्कर लगा रहे होते हैं। लेकिन घटना के वक्त शाम का जब टाइम घटना के वक्त अब इधर कमरे के अंदर एकाएक वही अनजान दोनों व्यक्ति शामिल हो जाते हैं और होने के बाद हमारे ऊपर एक डंडे से प्रहार करते हैं जिसकी वजह से हम बेहोश हो जाते हैं। फिर इसके बाद हमारी पत्नी के साथ न जाने वो लोग क्या किए हमें इसके बारे में पता नहीं है। पुलिस की टीम जब बयान सुनती है सुनने के बाद भी कमलेश की बात पर यकीन नहीं करती है। उसी वक्त 2 सिपाही होते हैं। सिपाही जो होता मनोहर पंचाल के पास पहुँचते हैं, उनसे पूछने लग जाते हैं कि 2 नवाबपोशी बाइकरों के बारे में। कहने लग जाते हैं कि साहब हमारा बेटा हमसे कई दिन पहले ही बोल रहा था कि पापा अपने इलाके में नवाबपोशी व्यक्ति अपने घर के इर्द गिर्द बाइक लेकर घूम रहे हैं, हमें शंका हो रहा है। लेकिन जब अपनी बेटी की बात हम सुनते हैं, सुनने के बाद अपने इलाके में जाते हैं, काफ़ी लोगों से पूछताछ करने में पता चलता नहीं कोई भी बाइकर हमारे इलाके में इस तरह का चक्कर नहीं लगा रहा है। तो पुलिस की टीम इधर मनोहर पंचाल की बात सुनती शंका हो जाता कि बस करो, अभी भी पूरी तरह से सच्चाई हमारे सामने अब कमलेश पंचाल नहीं रख रहा। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है दोबारा थाने पहुँचती है। थाना प्रभारी को एक बात की जानकारी देती है। अब वहाँ की जो मैडम होती हैं, मैडम मंजू यादव जो होती हैं, उसी समय एक बड़े वैज्ञानिक उसी समय कमलेश के सामने कहने लग जाती कि तुम्हारी सारी हदें पार हो चुकी है। तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ससुराल वालों ने दहेज का आरोप दर्ज करवा दिया है और तुम्हारे माता पिता को भी हम जेल के अंदर अभी ले आते हैं, तुम्हारी बहन को भी ले आएंगे। लेकिन जैसे ही कमलेश पंचाल यह बात सुनता है उसी समय फड़फड़ा जाता, कहने लग जाता कि नहीं मैडम, हमारी बहन और हमारे माता पिता के ऊपर तनिक भी आँच ना आने दीजिए, हम आपके सामने पूरी सच्चाई रखते हैं। यह बात जैसे ही थाना प्रभारी या मंजू यादव सुनती है, सुनने के बाद पुलिस के सामने इधर कमलेश पंचाल अपनी पूरी सच्चाई जो रखता है, इसे सुनने के बाद लोगों के रूह तक खड़े हो जाते हैं। असल में जब इधर कमलेश पंचाल जो होता है अपने ही कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करते वक्त जो होता है सांस्कृतिक कार्यक्रम में मौके पर भाग लिया करता था, जिसकी वजह से थोड़ी देर के अंदर उसके जो नाटक होता है धीरे धीरे तरक्की पर आने शुरू हो जाते हैं और नाटक के मामले में पूरी तरह से अव्वल हो जाता है। अव्वल होने की वजह से उसके बोलचाल के जो भाषे होते हैं बदल जाते, मीठी मीठी शुरू में तब्दील हो जाते होने की वजह से उसके साथ काफ़ी लोगों की दोस्ती भी बन जाती है। लेकिन उसमें से दोस्ती का जो हाथ होता है लड़कियों का होता है और लड़कियों के साथ इस तरह दोस्ती बनाता है कि उसके साथ प्रेम प्रसंग चला लेता है और चलाने की वजह से अपने इलाके में लोग उसे एक हमारा नाटक सम्राट कहा करते थे। लेकिन इधर जो होता है अपने मुकाम को हासिल करने के लिए समय के हिसाब से अपने कॉलेज में रंग माहौल में जमाने के लिए लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता, उनके साथ मौज मस्ती का काम शुरू कर देता है। ऐसे शुरू करते करते जब कुछ महीने का वक्त बीतने के बाद मनोहर पंचाल अपने बेटे के ऊपर दबाव मारते हैं। लेकिन जैसे बीकॉम की पढ़ाई पूरी हो जाती, पूरी होने के बाद अब इधर कमलेश पंचाल जो होता है नौकरी की तलाश में पड़ जाता है और जब पड़ता ठीक उसकी नौकरी यार दोस्तों की मदद से जाकर कार सेंटर में लग जाती है। और जब वहाँ लगता वहाँ जाकर भी अपने मीठी मीठी बहकाव में काफ़ी युवतियों को ले लेता और लेने के बाद उनके साथ भी प्रेम प्रसंग चालू कर लेता है। यहाँ तक कि कई युवतियों के साथ उसके रिश्ते भी पनप जाते हैं। पनपने की वजह से उसके जो आय चाल चलन होते हैं दर दिन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और बढ़ते बढ़ते जब कई साल का वक्त गुजर जाता है, गुजरने के बाद भी जब बीकॉम की पढ़ाई पूरी तरह से उसकी कंप्लीट हो जाती है, होने के बाद नौकरी की तलाशी के लिए और तरीके से अब ठिकाना ढूंढना शुरू कर देता। अब ढूंढने लग जाता है तो उसी बीच
उसके कुछ अपने रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं की मदद से अब एनजीओ में जाकर उसकी नौकरी लग जाती है। लेकिन वह जो होता है शिवराज योजना के तहत, रोजगार के तहत जो होता है ज्वाइनिंग ले लेता है, जिसमें काफ़ी सारी युवतियाँ जो होती फॉर्म भरने के लिए उसके पास आती है। और जब उसके पास आती है, उसके पास फ़ोटो जमा करती, अपना नाम पता भी जमा कर देती, और वही नाम पता पाकर उन लड़कियों के खूबसूरत फ़ोटो को देखकर उसके नंबर पर कॉल कर देता, और कॉल करने पर पास बुलाता। बुलाने के बाद उनको नौकरी का झांसा देकर अपने प्रेम प्रसंग के जाल में फंसाने के बाद जो था उनके साथ अनैतिक रिश्ते भी रख लेते। और इस तरह का कारनामा जो था कमलेश कई युवतियों के साथ चलाना शुरू कर देता है। लेकिन हाँ, कई युवतियों को नौकरी भी दिला चुका था, जिसकी वजह से उसके बहकाव में कई युवतियाँ बड़ी जल्दी से आने लग जाती है। लेकिन इधर जो होता है कमलेश का जो खर्चा होता है जब तब तरीके से चलने लग जाता है, तो मनोहर पंचाल को लगने लग जाता है कि हमारा जो बेटा है अब पूरी तरह से अपने पैरों पर खड़ा हो चुका होता है। तभी वह जो होते हैं ठीक है, अब साल 2013 का महीना होता, उसी महीने में जाकर पिंकी नाम की खूबसूरत युवती से इधर कमलेश की शादी करवा देते हैं। लेकिन कमलेश के साथ जब पिंकी अपने ससुराल में रहने के लिए पहले दिन सुहागरात की तैयारी करती है, और जैसे ही बेड पर बैठ कर अपने पति का इंतजार करती है, जैसे लोग अपने पतियों का इंतजार करते ठीक वैसे पिंकी भी कर रही होती है। लेकिन जैसे ही कमलेश पिंकी करीब जाता है तो वह घूंघट तो नहीं उठाता, लेकिन पिंकी की जो नज़रें होते हैं कमलेश के ऊपर होती है। देखते ही है कि अभी कमलेश जो होता है मोबाइल पे लगा हुआ है। बड़ी सोच में पड़ जाती है, उसके मन में वही शंकाएं जन्म लेती, बस करो कमलेश का किसी बाहरी लड़की के साथ अफेयर होगा। लेकिन इधर कुछ घंटे बीतते हैं, बीतने के बाद कमलेश जो होता है उसके साथ सुहाग वाली रिश्ता रखता है, लेकिन वैसा रिश्ता नहीं रखता जो रिश्ते लोग रखने के लिए खुशी मनाते हैं। लेकिन पिंकी के मन में उसी दिन से यह रिश्ता जो होता है घर कर जाता। घर करने की वजह से जब भी टाइम मिलता, जब भी पिंकी के साथ अब इधर कमलेश घर में होता तो पता चलता हर वक्त मोबाइल पे लगा पड़ा होता है। लगा पड़ा देखकर इधर पिंकी जो होती है धीरे धीरे अब जाकर इसकी शिकायत अपने माता पिता, अपने सास ससुर से कर देती है। लेकिन पिंकी के सास ससुर जो होते हैं पिंकी को अपने घर में एक बहू के नाते काफ़ी मान सम्मान भी दे देते हैं, एक बेटी की तरह अपने घर में रखते थे, जिसकी वजह से पिंकी की हर बात सुनते थे। अब मनोहर अपने बेटे को हर तरह के समझा बुझा कर थक भी जाते हैं, जिसकी वजह से अब इधर कमलेश जो था अपनी पत्नी से काफ़ी ज़्यादा चलने लग जाता है। लेकिन इसी बीच कमलेश का ही अपने ही दूसरे इलाके की रहने वाली एक युवती से इस तरह प्रेम संबंध चल जाता है कि वहाँ तक उससे शादी करने का फैसला ले लेता है। लेकिन वह सोचता है कि आखिर अपनी खूबसूरत पत्नी से छुटकारा कैसे पाया जाए, क्योंकि उसको पूरी तरह से यकीन होता है कि हमारी जो पत्नी है हमारे पूरे परिवार के ऊपर पूरी तरह से अपनी संस्कृति बिखेर चुकी है, जिसकी वजह से हमारे माता पिता कतई पिंकी से हमें तलाक दिलवा नहीं सकते। लेकिन इधर कमलेश जो होता है उस प्रेमिका के बहकाव में इस तरह आ जाता है, वह सोच बैठता क्यों ना पिंकी को हमेशा हमेशा के लिए ठिकाने लगा दिया जाए, ताकि आगे हमारे प्यार में कोई भी युति पड़े ना, जिसकी वजह से हमेशा के लिए अब वह उस खतरनाक प्लान को रचने के लिए तैयार हो जाता है और रोज़ नया नया तरीका देखता कैसे पिंकी को अपने रास्ते से ठिकाने अब लगाया जाए। 17 फरवरी साल 2014 का ही अब सुबह सुबह का टाइम होता है, तो उसी वक्त कमलेश की जो अपनी माँ होती है किरण के पास फ़ोन आता है, तो पता चलता है उसके मायके में अपने ही माँ का देहांत हो गया है। तो उसी वक्त उसकी जो माँ होती है अपनी ही मायके में चली जाती है, लेकिन उसके जो पिता होते हैं जज की गाड़ी चलाने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं, और घर में उस समय इधर कमलेश और साथ में पिंकी के अलावा कोई बचता ही नहीं। लेकिन जैसे ही अब दोपहर का टाइम होता है, दोपहर के टाइम में इधर उसी वक्त कमलेश जो होता है सोच लेता है कि आज हमें पिंकी को ठिकाने लगाना है, तो अपने कमरे में जाता है। जाने के बाद एक दास्ताना अपने हाथ में लगाता है, और जैसे ही लगाता तो उसी वक्त उसका फ़ोन को घंटी बजता है, अपने कान पे लगाता बात करना शुरू कर देता है। लेकिन पिंकी जो होती है बाथरूम में जाकर कपड़े धो रही होती है, तो उसी वक्त कमलेश को देखते कहने लग जाती है कि एक बार जो कपड़े बचे उस कपड़े को तुम भिगो दे। इधर कमलेश पिंकी की बात सुनता है, कहने लग जाता कि ठीक है। लेकिन यहाँ 1 घंटे का वक्त निकल जाता है, और पिंकी जैसे ही उस बाथरूम की तरफ बढ़ती है तो देखती है कि वह जो कपड़े अभी भी उस बाल्टी में नहीं भिगो हैं। पिंकी समझ जाती है कि वह भी अभी किसी लड़की से लगा पड़ा हुआ है। पिंकी उसके करीब जाती है और तुरंत ही फ़ोन को अपने हाथ में ले लेती, फिर वहीं झगड़े तकरार शुरू कर देती है। और इधर
पिंकी को बड़ी ज़ोर से कमलेश धक्का मार देता है, जिसकी वजह से पिंकी जाकर दीवार पे टकरा जाती है और फिर खड़ी हो जाती, फिर वहीं भरा बुरा कमलेश को कहना शुरू कर देती। पिंकी कमलेश को ही शुरू कर देती है और कमलेश को समझ में आ जाता है कि यही तो मौका अच्छा दिख रहा है। तो उसी वक्त पिंकी के ऊपर एकाएक टूट पड़ता है। टूट पड़ने के बाद किचन में जाता है, किचन में से वही नुकीला हथियार लेता और लेने के बाद पिंकी के ऊपर जैसे नुकीला हथियार कोशिश करता चलाने का, तो उसी वक्त दीवार पर पड़ता वही टूट जाता है। अब वह मौका गंवाना नहीं चाहता था, तो उसी वक्त जाता किचन में दोबारा, किचन में से वही नुकीला हथियार दोबारा लेता और लेकर पिंकी के ऊपर एक के बाद एक वार करना शुरू कर देता, जिसकी वजह से पिंकी हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद में वहीं सो जाती है। लेकिन अपने इस खतरनाक हत्या से बचने के लिए इधर कमलेश होता है पूरी तरह से नाटक सम्राट होने के नाते नाटक तरह दिखाने के लिए लग जाता। अपने ही कमरे में जाता, जाने के बाद अलमारी खोलता, उसी में से गहने लेता है। गहने लेकर वहाँ जो बेड होता है उसी के नीचे डंप कर देता है, फिर कपड़े बिखेर देता ताकि लोगों या पुलिस को लगे या जो घटना हुआ सिर्फ चोरी के मकसद से हुआ है। और उसी समय और ही काम करने के लिए कोशिश करता, तभी जो होता दरवाज़ा कोई पीटने लग जाता है, तो वह दरवाज़ा पीटने वाला कोई और नहीं होता है बल्कि मनोहर पंचाल का ही अपना भांजा राहुल होता है। लेकिन जैसे उसको यकीन होता कि बाहर राहुल आ चुका है, तो उसी वक्त सोचने लग जाता आखिर अब कौन सा नाटक रचा जाए। लेकिन पिंकी के ऊपर जाकर उसी समय नाटक के तहत बेहोशी की अवस्था में लेट जाता है। राहुल अंदर घुसता है, पूरा नज़ारा देखता है। देखने के बाद जो होता है, जो हश्र होता है, आप सुन चुके हैं पहले ही विस्तार से ही। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई आती है, आने के बाद पुलिस की जो टीम होती है दंग सा रह जाती कि आखिर एक नाटक सम्राट किस तरह नाटक रच सकता है अपनी पत्नी की हत्या के लिए। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर अब कमलेश पंचाल को अपने कटु लेती है, लेने के बाद ले जाकर वहाँ के कोर्ट में पेश करती है। तो कोर्ट में इधर कमलेश के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।